हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुशील सर और आप लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण को कवर कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर पलायन वेग। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पलायन वेग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, लेकिन आज हम लोग मानेंगे कि जो है अगर पिंड h ऊंचाई पे है तो वहाँ पे पलायन वेग क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड h ऊंचाई पर स्थित है तथा उसके पलायन वेग का मान VE डैश है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया पहले से कि जो कोई पिंड है, जो वस्तु है यम द्रव्यमान का, वह h ऊंचाई पर है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारा जो पिंड है h ऊंचाई पर है तो वहाँ पर उसकी हम लोग गतिज ऊर्जा को निकालेंगे। h ऊंचाई पर लोग लिखेंगे पिंड, या ऐसे लिख दीजिए h ऊंचाई पर वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो h ऊंचाई पर जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है, चूँकि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है k बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी ई स्क्वायर। तो वी ई की जगह वी ई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो पलायन वेग का मान है वहाँ पर हम लोगों ने कितना माना है, वी ई डैश माना है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, हाफ एम वी ई डैश स्क्वायर कर दीजिएगा। अब वहीं पर हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। h ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले हम लोगों ने बात किया कि h ऊंचाई पर वस्तु की गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ एम वी ई डैश स्क्वायर, और फिर हम लोग बात करेंगे h ऊंचाई पर वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी u बराबर माइनस जी एम ई एम अपान क्या होता है, आर ई होता है। ये डेरिवेशन में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है कि h ऊंचाई पे कितना होगा। जब वहाँ पर डिस्टेंस आर रहता था तो वहाँ पर हम लोग क्या लेते थे, माइनस जी एम ई एम अपान आर ई लेते थे। लेकिन जब वही आप h ऊंचाई पे ऑलरेडी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे इसमें h आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बस यही अंतर होता है, ठीक है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हम लोगों ने निकाला था कि माइनस जी एम ई एम अपान आर ई होता है, लेकिन ऑलरेडी आप उससे भी h ऊंचाई पर हैं तो उसी में आपको h क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो हम लोग बात करते हैं कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मान लेते हैं अगर मैं इसे E1 नाम दे दूं तो क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा यानी k प्लस u करना होगा, जैसे हम लोग पिछले डेरिवेशन में कर रहे थे। तो k का मान आपके पास क्या, हाफ एम वी ई डैश स्क्वायर, आज जब प्लस करेंगे और ये माइनस के साथ है तो इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो मैं पहले से ही माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि इसी को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो प्लस लिखेंगे और जब इसको मैं रखूँगा
तो ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस जी एम ई एम अपान में क्या हो गया, आर ई प्लस एच हो गया। ये तो हो गई जो है एच ऊंचाई पर। अब हम लोग इसी प्रकार से इसको मानते हैं अनंत पर। अनंत पर वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो अनंत पर किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य मान लिया जाता है। और फिर हम लोग लिखेंगे अनंत पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो अनंत पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा को यदि मैं नाम E2 देता हूँ तो K प्लस यू, और K प्लस यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, संवेग संरक्षण का नियम लगा देते हैं। संवेग संरक्षण के नियम से। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि प्रारंभ में जो वस्तु की ऊर्जा होगी और अंत में जो वस्तु पर ऊर्जा है वह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अर्थात E1 बराबर किसके होगा, E2 के। चलिए अभी दिखाई दे रहा, अभी और नीचे लिखा जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से E1 का मान कहाँ है, ऊपर है। हाफ एम भी ई डैश स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं 1/2 एम भी ई डैश का स्क्वायर बराबर के इसको उधर कर दीजिए। तो ये हो गया जी एम ई एम बट्टा में क्या, आर ई प्लस एच। आप देख सकते हैं एम से एम कट जाएगा। तो भी ई डैश स्क्वायर बराबर यह 2 का क्रॉस गुणा कर लीजिएगा, 2 जी एम ई बटा में आर ई प्लस एच। ये डेरिवेशन आपको मिला। अब आपके पास क्या हो जाएगा, भी ई डैश का स्पेशल मान आ जाएगा करड़ी में, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो इधर का रूट के अंदर हो जाएगा। तो 2 जी एम ई अपान में आर ई प्लस एच, ये आपको डेरिवेशन मिला। तो ये जो होता है मान, ये भी ई डैश का मान होता है। और भी इसे हम लोग दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वह जी एम ई अपान जी आर ई स्क्वायर होती है, सॉरी आर ई स्क्वायर होती है। तो यहाँ से जो जी एम ई आपको मिलेगा जी आर ई स्क्वायर। तो जी आर ई स्क्वायर किसके बराबर होता है, जी एम ई के। तो ये मान हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो भी ई डैश बराबर √2 और जी एम ई को लिखेंगे जी आर ई स्क्वायर अपान में आर ई प्लस एच हो जाएगा। ये हो गया दूसरा इसका फार्मूला। एच ऊंचाई पे स्थित किसी वस्तु के लिए यह पलायन वेग का मान होता है, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ये सबसे बड़ी बात समझना है कि ऊंचाई के साथ पलायन वेग का मान घटता है। ऊंचाई के साथ पलायन वेग का मान घटता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं भी ई डैश यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/h करके दिया है इसे। एच और भी डैश में क्या है,
व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे एच का मान बढ़ेगा पलायन वेग का मान घटेगा। तो इसको हम लोग जब ऊंचाई को छोड़ देंगे तो वी ई डैश बराबर √2GRE² और नीचे क्या हो जाएगा RE, एक पावर से एक पावर कट जाएगा तो वी ई डैश का मान मिलेगा √2GRE। तो ये भी आप फार्मूला लिख लीजिए, वी ई डैश बराबर √2GRE होता है। तो ये रहा ऊंचाई पर कुछ विभिन्न मान मैंने आपको दिखाया कि कितना होगा कहाँ पर। तो ये भी हो सकता है और पलायन वेग का मान ये भी हो सकता है, और चूंकि ऊंचाई के साथ पलायन वेग का मान घटता है इसलिए इस रिलेशन को दिखा करके मैंने वी डैश का मान √2GRE प्राप्त किया। अब अगर हम लोग मान लीजिए चंद्रमा के लिए बात करेंगे पलायन वेग का मान, मैं यही बता दे रहा हूँ आपको, छोटी सी मैं हेडिंग लगा देता हूँ। चंद्रमा के लिए पलायन वेग, चंद्रमा के लिए पलायन वेग क्या होगा, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि जो चंद्रमा का जो गुरुत्व बल का मान होता है वहाँ पर वो पृथ्वी का 1/6 टाइम होता है, इतना होता है, ठीक है। और उसका जो रेडियस होता है मून का वो 1740 किलोमीटर होता है, अर्थात 1.74 गुणे 10⁻, आप इसको बना सकते हैं 6 मीटर, ठीक है। इतना आप इसको लिख सकते हैं मीटर में। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ से निकालने के लिए, मान लीजिए हमको जो है पलायन वेग का मान चंद्रमा पे चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी ई डैश लिखेंगे √2 और जी का मान हमें लिखना पड़ेगा। चंद्रमा के लिए जी का मान कितना होता है 9.8 और बटे में 6 गुणे और उसका जो रेडियस होता है 1.74 × 10⁻⁶। आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 2.238 और ये चूँकि क्या है वेग है तो हम लोग क्या लिखेंगे मीटर पर सेकेंड इसको लिख सकते हैं। तो ये होता है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान। आप देख सकते हैं ये मान 2.238 किसके लिए है, चंद्रमा के लिए है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यही कारण है इसके पलायन वेग का मान इतना कम होने की वजह से वहाँ पर कोई गैस नहीं रुकती है, कोई वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर, कोई चीज़ रुकता ही नहीं है वहाँ पर। और पृथ्वी का मैंने आपको बताया था 11.2 किलोमीटर, मैंने जब आपको पृथ्वी बताया था पलायन वेग का मान तो मैंने आपको क्या बताया था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2 गुणे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इतना मैंने आपको बताया था वहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कंपैरिजन टू अर्थ और कंपैरिजन टू मून कितना जो है अंतर है इसमें। इसलिए किसी वस्तु को जब हम लोग पृथ्वी से फेंकते हैं तो वही 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकेंगे हम लोग, तो वह वस्तु दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगा। और चंद्रमा का जो पलायन वेग का मान होता है 2.238 मीटर पर सेकेंड होता है। एक सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं, जो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस, इसका जो ऊष्मीय मान होता है, ऊष्मीय औसत मान, ये जानते हैं कितना होता है, ये होता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे एक बड़ी बात निकल के आती है सामने कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस जो है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड ऊष्मीय औसत मान है इसका, अर्थात इतने वेग से वह क्या होता है पलायन कर जाता है हाइड्रोजन गैस। तो आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस भी वहाँ पर नहीं रुकता होगा, क्योंकि इसको जाने के लिए कितने वेग की आवश्यकता होती है, 2.5 किलोमीटर पर सेकंड के वेग की आवश्यकता होती है। तो बताइए अगर हाइड्रोजन गैस 2.5 किलोमीटर
पर सेकंड का वेग अगर वो प्राप्त कर लेगा तो वह उड़ जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चंद्रमा पे पलायन वेग का मान आया है इससे भी कम आया है। यही कारण है कि चंद्रमा पे कोई गैस नहीं रुकता है, कोई वस्तु, मतलब एक तरह से कहा जाए कि वहाँ पे किसी चीज़ का मतलब वायुमंडल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे गैस रुकती नहीं है। देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन गैस का जो ऊष्मीय औसत वेग है वह कितना है? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड है। और बस इतना ही वेग चाहिए किसी वस्तु को वहाँ से निकलने के लिए, 2.238 मीटर पर सेकंड के वेग से। यही कारण है कि कोई भी वस्तु चंद्रमा पर टिकती नहीं है और इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर पलायन वेग का मान प्रकाश के वेग के मान के बराबर हो जाए, यानी c बराबर कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, तो यदि अगर मान लिया जाए पलायन वेग अगर बराबर हो जाए प्रकाश के वेग के बराबर, ठीक है ना, प्रकाश के वेग के बराबर पलायन वेग का मान यदि हो जाए तो ऐसे कंडीशन में जानते हैं क्या होगा? ऐसे कंडीशन में उस ग्रह से कोई भी वस्तु बाहर जा ही नहीं पाएगी, अर्थात उसी पर रह जाएगी। तो ऐसे ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी जो होते हैं उनसे कोई भी, यहाँ तक कि प्रकाश का वेग भी उसमें से नहीं निकल पाता है। तो ये सबसे बड़ी बात आपको जान लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन दिनों मैं फ़िज़िक्स आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th, और आप लोग उसका भरपूर एंजॉय लीजिए। और जो भी वीडियो है मेरा वो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद।